आज का हमारा न्यू चैप्टर एक तरीके से मान के चलो, काफी सारे बच्चे, जितने भी नए बच्चे एनरोल हुए हैं उनकी फर्स्ट क्लास, और सबके लिए फर्स्ट क्लास ही होगी एक तरीके से, क्योंकि ये चैप्टर पीछे से कोई कनेक्शन है ही नहीं, बिल्कुल न्यू चैप्टर है हमारा। और आप देख पा रहे होंगे चैप्टर का नाम क्या है सर, फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट जो हमारा चैप्टर है सर, एग्जाम में कितने नंबर का आएगा, इसका वेटेज रहेगा हमारा 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स का वेटेज होगा एग्जाम में सर। अब मुद्दे की बात आती है सर, ये फाइनेंस अकाउंट जो है, थोड़ा क्लियरिटी कर दूं, कई बार इसको फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं और इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोल देते हैं हम। इसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी बोला जाता है। कंपनी का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। और एक और वर्ड यूज किया जाता है, शेड्यूल। शेड्यूल नंबर 3। शेड्यूल नंबर 3। यस, आवाज बता दीजिए एक बार, क्लियर है तो हम आगे बढ़ें। सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो चैप्टर न्यू है। कौन से नंबर का चैप्टर होगा? जिसके पास बुक है 7 नंबर पे चैप्टर होगा ये, जे.आर. मोंगा के बुक में। और यूनिट नंबर की बात करें तो मजे की बात देखो, यूनिट नंबर 2 का ना इकलौता चैप्टर है। तो थोड़ा सा हम पहले एक काम करते हैं, थोड़ा स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, सब्जेक्ट की हम बात कर लेते हैं। सर अगर हम बात करें ना, कॉर्पोरेट में बहुत सारे बच्चों का इंटरनल एग्जाम भी है। इंटरनल एग्जाम की वजह से ना उन बच्चों को काफी प्रॉब्लम भी हो रही है, सर हमारा ये टॉपिक कैसे होगा, तो मैं एक बार वो भी डिस्कस कर लेता हूँ, बस 5 मिनट लगेंगे। सर आपके जो चैप्टर है ना, मैं यूनिट वाइज लिख देता हूँ। यूनिट 1, यूनिट 1 के अंदर पहला चैप्टर है शेयर कैपिटल। सर दूसरा चैप्टर है हमारा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। सर ये चैप्टर जो है ना, मैं अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहा हूं। मैं डीयू के सिलेबस के अंदर ये चैप्टर है, लेकिन उसने इसी में मर्ज कर रखा है, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग है, इसलिए मैं तोड़ के दिखाऊंगा। तीसरा चैप्टर है सर हमारा बोनस एंड राइट इशू। सर फोर्थ चैप्टर है हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर फिफ्थ चैप्टर है हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बाद बायबैक। सिक्स चैप्टर है सर इशू ऑफ डिबेंचर। और सर 7 चैप्टर है हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये यूनिट 1 हमारा खत्म होता है। इतना अगर हम कर लेते हैं ना, तो दैट इज यूनिट 1। सर इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ये यूनिट हमारा 15 नंबर का है, यानी जब ये सारे चैप्टर आप कर लेते हैं तो आप 15 नंबर के कर सकते। सर यूनिट 1 पहले अभी बात कर रहे हैं, क्या करना है। यूनिट 1 जो है, इसके अंदर आपका 15 मार्क्स का पूरा कवर होता है। 15 मार्क्स की बात करूं ये पूरा, लेकिन चैप्टर बहुत ज्यादा है इसके अंदर। अब इसके अंदर ना हर एक चैप्टर आपस में कनेक्टेड है, जैसे इन दोनों को, हर चैप्टर आपस में कनेक्टेड है सर। तो जो बच्चा भी सबसे पहले अगर ये यूनिट उठा के करना चाहता है, तो मैं उन बच्चों को बोलना चाहूंगा जो लेट ज्वाइनिंग भी है, अगर वो इस चैप्टर में आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया, तो कंफ्यूजन होगी। जो स्टूडेंट ये वाला यूनिट स्टार्ट करता है, उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करके एंडिंग पे जाना चाहिए। और ये हमारे पूरे सब्जेक्ट का, कॉर्पोरेट अकाउंट की जान है, एक तरीके से कह सकते हो, जिसका नाम है हमारा क्या, यूनिट 1 है, 15 नंबर का आएगा और ये 7 चैप्टर है।
लेकिन 7 चैप्टर देख के आपको घबराना नहीं है। जो शेयर कैपिटल, कुछ बच्चों का ना ये भी मानना है कॉर्पोरेट अकाउंट को लेके कि सर 12th वाला ये कर लेंगे हम, हो जाएगा। क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे पास ना कॉर्पोरेट अकाउंट से ज्यादा बच्चे जो है कॉस्ट अकाउंट के अंदर पढ़ रहे हैं वो, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है ये 12th वाला मान के छोड़ रहे हैं। और मेरे पास अभी भी, अभी आप कमेंट में देख सकते हैं, कमेंट भी बच्चे कर देंगे, इतने सारे बच्चे लाइव हैं, उसमें से काफी सारे बच्चे 6 सेमेस्टर वाले होंगे जो कि उनका ईआर आ गया था 4th सेमेस्टर में, वो कर रहे हैं। गलत बात, स्ट्रेटेजी गलत है, पढ़ने का तरीका गलत था, या एंड टाइम पे सोचा हो जाएगा। तो भैया कॉर्पोरेट पढ़ना पड़ेगा आपको, सिंपल सी बात है। तो इस सारे यूनिट को सिंपल तरीके से लें। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपका और भी जो टेंशन है उसको मैं कम करता हूं। पहला चैप्टर जो टेकिंग टाइम कर ले, ये चैप्टर हार्डली मैं कराऊंगा 2 दिन लगेंगे, बोनस इशू हार्डली 1 डे लगेगा, और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मान लो 3 दिन लग जाएंगे अगर बोनस इशू कर लिया तो, ज्यादा से ज्यादा। बाय बैक आपका 1 डे लगेगा। इशू ऑफ डिबेंचर 1 डे का चैप्टर है सर, और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 4 दिन लगेंगे इसमें अगर जैसे मैं कराता हूं। तो इस यूनिट में से कुछ एक चैप्टर जितने बच्चे एनरोल हुए हैं, तो शेयर कैपिटल और बोनस इशू और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, 3 चैप्टर हम पहले ही ऑलरेडी डन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप सभी बच्चों को ये रिकॉर्डेड साइड बाय साइड देखना है, ऐसा नहीं कि इसे छोड़ देना है, साइड बाय साइड देखना और सीक्वेंसिंग फॉलो करना। इसके अंदर पहले ये करना, फिर ये करना, फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करना, इसी तरीके से मैंने कराया हुआ है। अब बच्चों का कंसर्न है सर आप पहले इसी यूनिट को खत्म कर लेते तो फिर क्या रहता। बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं, आपके फ्रेंड्स ही हैं, तो उनको अगर मैं ये चैप्टर कराऊं तो उनको दिक्कत होगी। बाद में हम ये चैप्टर इस यूनिट को स्विच करने का भी एक रीजन है, बोर हो भी हो जाते हैं कई बार बच्चे ना, मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, इतने टाइम से यही चल रहा है। तो समथिंग न्यू। हमारे जो पढ़ने में ना एक चीज ये भी रहता है कि सर दिमाग के ऊपर अगर रहे ना कि सिर्फ 7 ही चैप्टर है तो इजीली हो जाएगा। तो हम यूनिट अगर खत्म कर लेना, 5 यूनिट में से मान लो 3 यूनिट खत्म कर पाते हैं हम इस महीने के अंदर, मार्च के महीने में 3, तो अप्रैल में 2 यूनिट तो आराम से हो जाएंगे, है ना। तो हम ऐसे बर्डन को खींचना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंगली मैं लेके चल रहा हूँ। बाकी जिन बच्चों का इंटरनल है, इंटरनल के अंदर तैयारी करें। इंटरनल के लिए प्रीवियस ईयर की रिकॉर्डेड डाली हुई है, जिन बच्चों के पास नहीं है प्रीवियस ईयर के रिकॉर्डेड, एप्लीकेशन के फोल्डर में डेफिनेटली वो जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है हाउ टू स्टडी, उसके अंदर भेजिए और आपको मिल जाएगा। सर इंटरनल में इसमें से जो इंपॉर्टेंट है एक बार थोड़ा सा वो बता दे तो मदद मिल जाएगी। तो इंटरनल में इंपॉर्टेंट की बात करूं तो मैं आई लगा रहा हूं, एक ये इंपॉर्टेंट है सर, इसॉप में से भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, और प्रेफरेंस शेयर इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आ सकता है, और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनल में इनसे सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला यूनिट 1 यूनिट 2 आएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है सर। चलिए सर यूनिट 2 की बात कर लेते हैं क्या है। अब देखिए इतने छोटे छोटे यूनिट है ना, यूनिट 2 सिर्फ है फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट जो कि आज हम करने वाले हैं। फाइनल अकाउंट आज हम ये स्टार्ट कर देंगे यूनिट 2। सर कितने नंबर का आएगा, हर एक यूनिट ना 15 नंबर का है, तो आपका सवाल ही नहीं पूछना किसी से कि सर कितने का आएगा, आप खुद ही पता कर सकते हो इस बात का। यूनिट 2 ये है। सर यूनिट 3, सर यूनिट 3 भी देखा जाए तो एक ही चैप्टर है क्या, दैट इज कैश फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये किसका है सर, ये यूनिट 3 के अंदर है। ये भी हो सकता है सर बड़े आसानी से। यूनिट 4, यूनिट 4 के अंदर देखा जाए तो 2 चैप्टर है, एक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और एक है हमारा एमलगेमेशन, एमलगेमेशन, ठीक है ना, अमालगेमेशन। और ऑनर्स के अंदर एक और चैप्टर है, ये सिर्फ ऑनर्स वालों के लिए है। ऑनर्स के अंदर एक और पॉइंट है लिक्विडेशन, ये सिर्फ ऑनर्स के अंदर है, प्रोग्राम में लिक्विडेशन नहीं डाला है, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट 4 हो गया। अब लास्ट बचता है एक सर यूनिट 5। यूनिट 5 इसके अंदर एक ही चैप्टर होल्डिंग, होल्डिंग कंपनी। तो सर ये इस तरीके से 5 यूनिट है।
हर एक यूनिट 75-75 का पेपर आता है, हर एक यूनिट को बताने की जरूरत भी नहीं है, आपको पता चल गया होगा कि 15 नंबर का है। तो हमारा टारगेट क्या है, हम पहले ये वाली यूनिट खत्म करेंगे। जो ओल्ड बच्चे ये कर रहे थे, ठीक है, रिमेनिंग चैप्टर को कैसे करना है मैं उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी बताऊंगा। जितने भी नए बच्चे नए बैच के अंदर ज्वाइन हुए या पुराने जुड़ भी रहे, तो अब हमें स्ट्रेटेजी वाइज चलना पड़ेगा। पहले मैं थोड़ा स्लो चल रहा था, अब उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी। पहले हम ये चैप्टर करेंगे और इसका मैक्स टू मैक्स ना, आप प्लीज 4 दिन का टारगेट रखना कि 4 दिन में खत्म हो जाए चैप्टर ये। इसके बाद हम ये करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, तो 2 यूनिट खत्म हो जाएंगे, मींस 30 नंबर तो पक्के। इसके बाद हम इसमें से भी हम स्पेसिफिक चैप्टर ये वाला उठाएंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पहले। तो इस तरीके से चलेंगे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा, ओवर द स्विच हम इस पे हो जाएंगे, इसमें से छोटे छोटे रिडम्पशन डिबेंचर वगैरह कर लेंगे। जैसे ही ये पार्ट खत्म होगा, फिर करेंगे अमलगमेशन और फिर करेंगे होल्डिंग। लिक्विडेशन में अलग से रिकॉर्ड करके डाल दूंगा ऑनर्स वालों के लिए। तो ये पूरा का पूरा हमारा स्ट्रेटेजी रहने वाला है कि हम किस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। अब सर इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट बता दो जो हमारे इंटरनल में पूछा जा सकता है। सर चैप्टर अकेला है तो मैं क्या बताऊं इसमें इंपॉर्टेंट, बताओ आप। ये अकेला है तो इसमें क्या बताऊं इंपॉर्टेंट, बताओ आप। इसके अंदर से आपका ये वाला इजी है, ये वाला इजी है और ये वाला थोड़ा सा टफ है। इन दोनों में से मान लो आपका जो भी ऑप्शन आ जाए। और अगर इंटरनल जिसके टीचर ने बोला होल्डिंग आएगा, तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब आएगा सर होल्डिंग। तो होल्डिंग में कोई चॉइस नहीं है, और एग्जाम में भी चॉइस बनता है ना, वो जब एग्जाम का पेपर में डिस्कस करूंगा तो उसके हिसाब से लेके चलूंगा मैं, ठीक है। चलिए सर, तो आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सर? बहुत सिंपल सा चैप्टर। वापस से समझा दो, दोबारा वीडियो आएगी वो आप देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी अपलोड कर दूंगा। अभिषेक कश्यप, क्या डाउट है अभिषेक कश्यप? सर मेरा डाउट क्लियर कर दो। अभिषेक का क्या डाउट है? सर मैं रिकॉर्डेड क्लास देखता हूँ मोस्टली, ये बोनस राइट इशू के बाद वाली क्लास है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल राकेश, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ये बोनस इशू राइट इशू, बिल्कुल राकेश का बिल्कुल ठीक है। अभिषेक आपका क्या डाउट है? ऊपर चला गया मेरे को तो लगता है। क्वेश्चन पेपर में डाउट है? अरे क्वेश्चन पेपर में कैसे डाउट सॉल्व कर सकते हैं? अभी तो क्वेश्चन पेपर में किसी का भी सॉल्व नहीं करा रहा। आपको अगर क्वेश्चन पेपर में डाउट है ना, तो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे ना, लास्ट में उसमें सॉल्यूशन डाला हुआ है। सभी बच्चे चैट में लिख के भेज दें जिनका डाउट है। सर इश्यू ऑफ शेयर्स में, इश्यू ऑफ शेयर्स के तो सारे क्वेश्चन कर लिए थे अभिषेक। आप क्वेश्चन नंबर भेजिएगा व्हाट्सएप पे, नंबर आपने बुक के अकॉर्डिंगली। सिलेबस अप्रैल एंड में खत्म होगा आपका। मई 15 से आपका जो डेट शीट आया हुआ है, मई से तो आपका एग्जाम है, तो आपका अप्रैल एंड में खत्म करूंगा सिलेबस। और हो सकता है पॉसिबिलिटी के मार्च में मैं आप लोगों की रेगुलर क्लासेस लगा दूं। वो थोड़ा सा टाइमिंग होगा, या फिर मैं अलग से रिकॉर्ड कर लूंगा, या आप लाइव में कंफर्टेबल होगे, टाइम में बता दूंगा, जब मेरे पास जैसे भी स्लॉट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा स्पीड में लेना है। अभिषेक निशा आप हैंड रेज कर रहे हैं, अभी हैंड रेज का मैं आंसर सबसे लास्ट में पूछ लीजिएगा। मैंने भेजा दिया, ठीक है, मैं अभी चेक कर लूंगा। लास्ट में हैंड रेज का सभी बच्चों का सुनूंगा। पहले हम चैप्टर स्टार्ट कर लें, क्योंकि ऑलरेडी 15 मिनट्स हो चुके हैं, हमें टाइम ज्यादा गंवाना नहीं चाहिए, तो हम पहले ही स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके सर, आगे बढ़ा जाए। तो सर हमारा जो चैप्टर है सर, चैप्टर कौन सा है सर? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट मैंने शायद कह दिया आपसे, हैंड रेज का भी नहीं होगा। सर रिवाइज कैसे करेंगे? फिर रिवाइज सारे स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें कैसे करना है, वो सब चीज मैं बताऊंगा, उसकी टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेना है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, तो उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है। कैसे कैसे स्ट्रेटेजी वाइज करना है। एक यूनिट अभी ये खत्म होने दे, फाइनल अकाउंट के बाद डे टू डे टेस्ट और एमसीक्यू बेस भी टेस्ट होगा अदर देन डे पे। और सर फाइनल अकाउंट, सर फाइनल अकाउंट क्या होता है सर, क्यों बनाया गया इस चैप्टर को, हम वो समझ लेते हैं। हम आज जो चैप्टर यूनिट 2 करने वाले हैं जिसका नाम है फाइनल अकाउंट। सर फाइनल अकाउंट वही जो कि आपको 11th क्लास से बोला जाता था कब बनाने को, वही फाइनल अकाउंट है सर, इसमें कोई फर्क नहीं है। बस आप थोड़ा सा आप
कंसंट्रेट करके देखेंगे ना, तो इसमें सर वहां पे 3 चीजें बना करती थी। यहां पे सिर्फ बनेगा एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक तो ये बनेगा सर। ये क्या है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? ओल्ड बातें, पुराने टाइम पे, ओल्ड टाइम पे इसका मतलब सर हुआ करता था, पुराने टाइम पे एक ट्रेडिंग बनाते थे, याद है, और एक बनाते थे पी एंड एल। लेकिन अब मॉडर्न जमाना आ गया है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो जो ये ट्रेडिंग और पी एंड एल बनाया करते थे, ये बनाया करते थे अकेले व्यक्ति का, अकेला व्यक्ति है वो अपना भैया ट्रेडिंग और पी एंड एल बना के काम खत्म। अब अकेले व्यक्ति का काम नहीं संभालना आपको, अब किसका काम संभालना है सर? कंपनी का काम संभालना है। अगर कंपनी का काम ही आपको संभालना है तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेसिफिक और कंपनी लॉ के रूल को फॉलो करना पड़ेगा हमें। सर कंपनी लॉ के रूल में बोलता है कि भैया ट्रेडिंग और पी एंड एल अब ना बनाया जाए, अब क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट। यानी इन दोनों को मर्ज करके ये बन गया है अब, और कुछ ऐसी बात नहीं है। खर्चे वही है, वेजेस, सैलरी, और इनकम भी वही है, सेल्स वगैरह चीजें, बस एक स्पेसिफिक। और एक बनाएंगे सर बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बनाना है क्या? जी हाँ, बैलेंस शीट तो वही है, बस स्टाइल चेंज हो गया। अब ये बैलेंस शीट को डिफाइन किया गया है एज शेड्यूल नंबर 3 में, और शेड्यूल नंबर 3 के पार्ट 1 में बताया गया है, ये पार्ट 1 में कि कैसे बैलेंस शीट बनाया जाएगा। एमसीक्यू में, क्योंकि लास्ट टाइम पे मैं बोलूँ ना तो ऑनर्स का पेपर देखना, कम से कम 30-35 नंबर का एमसीक्यू पूछ लिया गया था, 30 से 35 नंबर का। और इस चैप्टर का फुल फ्लैज क्वेश्चन ना पूछ के ये सब पूछ लिया कि बैलेंस शीट बताओ किस शेड्यूल में बनता है, इसको हम प्रॉफिट है वेजेस कौन से अकाउंट में डालेंगे, तो स्पेसिफिक। तो अगर स्टार्टिंग से आप ध्यान से बातों को सुनोगे तो बहुत आसान एमसीक्यू आने वाला है। बैलेंस शीट जो बनाएंगे एज पर रूल बनाएंगे सर, ऐसे नहीं बनाएंगे हम, साधारण बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, बनाएंगे एज पर रूल। सर एज पर रूल के मतलब जो रूल के अंदर गिवन है सर, कहां गिवन है रूल में? ये गिवन है सर रूल के कंपनीज एक्ट में, कंपनी एक्ट के अंदर। और सर कंपनी एक्ट में कहां पे? सर कंपनी एक्ट के शेड्यूल नंबर 3 में बताया गया है कि बैलेंस शीट इस तरीके से बनाना है। तो सर कोई नया तरीका है कि नहीं? कोई नया तरीका नहीं है, हम एक एक करके सीखेंगे। पहले तो हम फॉर्मेट को बड़े डिटेल में समझेंगे, हालांकि हमें ज्यादा से ज्यादा आज का टाइम मान के चलो फॉर्मेट में ही निकल जाएगा, हम डिटेल में पहले फॉर्मेट सीखेंगे, ठीक है? तो चलिए सर, आप देखिए आपके सामने ना एक बैलेंस शीट बना रहा हूं मैं, और ये बैलेंस शीट आपका वही पुराने वाला बैलेंस शीट है सर। ये देखिए वही पुराना बैलेंस शीट है सर, अगर आप ध्यान से देखें ना तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। बैलेंस शीट इस साइड में देखिए लाइबिलिटी है, इस साइड में क्या है? लाइबिलिटी, और इस साइड में क्या है? एसेट्स। यही तो बनाते थे पहले भी बैलेंस शीट, इस तरीके से हुआ करता था, लाइबिलिटी और एसेट्स, और इधर ऐसे कॉलम अलग से दिखा करता था, और वही चीज अब है। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 ने क्या करा? बोला भैया एसेट्स लाइबिलिटी वैसे ही है, इसका थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया जाए। तो फॉर्मेट जब चेंज करने का टाइम आया ना, तो उन्होंने पता है कैसे फॉर्मेट चेंज किया बैलेंस शीट में? सबसे पहले हमें बैलेंस शीट ही सीखना पड़ेगा, ऑल्दो पहले पी एंड एल तो हमें बहुत छोटा सा होता है, बाद में सीखेंगे, पहले हम बैलेंस शीट देखेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि अब जो बैलेंस शीट बनेंगे ना भाई साहब, कैसे बनेंगे? जो ये वाला एसेट्स है ना, इस एसेट्स को अब यहां लिया उठा के आप, बस मतलब इतना सा काम हुआ अब नए में, बिल्कुल हाँ। अब जो बैलेंस शीट बनेगा वो एसेट्स क्या करो, जो इस साइड एसेट्स होता था उस एसेट्स को नीचे रख दो, बाकी जो टोटलिंग वोटलिंग का प्रोसेस चल रहा था वो तो सर चलता ही रहेगा। तो अब बैलेंस शीट और पुराने बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं है। हाँ स्टाइल का फर्क है। कहीं आप बोलो सर जब कोई फर्क नहीं है तो क्या हम पुराने तरीके से कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, शेड्यूल 3 ऐसे इजाजत ही नहीं देता कि हमें करें। तो हमारा जो था, जो एसेट्स इस साइड था, वो एसेट्स किस साइड आ गया? उठ के नीचे आ गया। और थोड़ा हम कंजर्वेटिव और थोड़ा स्पेसिफिक हो चले हैं अब, क्योंकि पहले के टाइम पे अगर मैं बात करूं, आपके सामने ये बैलेंस शीट है, मैं थोड़ा डिटेल में भी जाऊंगा, मैं पूरा बनाऊंगा ऑल्दो, अभी सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं, एक हिंट दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में जाए कि कैसे क्या करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर कैपिटल। सर शेयर कैपिटल में अगर मैंने 5 लाख रुपए लिख दिया, तो यहाँ पे ये डिफाइन करना बड़ा ही मुश्किल हुआ करता था कि ये इक्विटी शेयर कैपिटल है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कि हमारा क्या है, ये मतलब कि क्लियर नहीं होता था, ऑथराइज कैपिटल है।
और पहले हमें करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी क्योंकि सोल प्रोप्राइटर था, उसमें इक्विटी प्रेफरेंस होता ही नहीं था, सिर्फ ओनली क्या हुआ करता था, कैपिटल बस। और थोड़ा स्पेसिफिक 12वीं क्लास में हुए तो वहां पे पार्टनर्स का कैपिटल अलग अलग हो जाता था, एक्स का अलग, वाई का अलग। अब यहाँ पे नंबर ऑफ जो पर्सन होते हैं ना वो बहुत सारे होते हैं, अनलिमिटेड पर्सन होते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेसिफिक होना पड़ेगा। और स्पेसिफिक जैसे भी होंगे हम इसको पूरा लिख के करेंगे, मैं फॉर्मेट, बाकी मैं नोट्स आपको प्रॉपर क्लास नोट प्रोवाइड करूंगा इन सब चीजों की, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो सर चलिए, यानी सर बैलेंस शीट का, पहले बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का रोल है, पहले क्या हुआ करता था अब क्या होता है, बस ये आपके दिमाग में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करवाना था, ठीक है। अब मैं बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूं, हालांकि ये बना हुआ है लेकिन इसमें मजा नहीं आता मुझे जब तक मैं खुद हाथ से ना बना लूं, तो फिर बढ़िया नहीं लगता मुझे, ठीक। तो मैं बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूं। अब बैलेंस शीट वैसे ही बनाएंगे जैसे पहले बनाते थे, और इन बातों को आप जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इन बातों को ध्यान से सुनिएगा और इसको अप्लाई भी करिएगा, बिकॉज ऑफ जब मैं क्वेश्चन दूंगा बैलेंस शीट का, जब हम सवाल करने आएंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, तो आपको यही फॉर्मेट एग्जैक्टली एग्जाम में फॉलो करना है, अपनी मनमानी नहीं चलानी बस आपको। यहां पे लिखा जाएगा नोट, और यहां पे लिखा जाएगा अमाउंट, यहां पे लिखा जाएगा पर्टिकुलर, और 12th में भी आप लोगों ने याद किया है इसको, और ऊपर लिखा जाएगा बैलेंस शीट, और नीचे लिखा जाता है एज एट, और जो सो एंड डेट होगा ये सब डालना है, नहीं तो इसके मार्क्स कट जाएंगे। चलिए सर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो रोमन में 1 आएगा, 1 यानी बैलेंस शीट को 2 हिस्से में बांटा गया है सर। अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो बैलेंस शीट को 2 हिस्से में बांटा गया है, वो आप भी जानते हो, एक किसमें, एक लाइबिलिटी में और एक एसेट्स में। तो यहां पे भी इसको 1 नंबर रोमन में दे दिया जाता है और इसको 2 नंबर दे दिया जाता है रोमन में देखा जाए तो रोमन में 1 यहां पे लिखेंगे, थोड़ा स्पेसिफिक, इक्विटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म भी यूज करूंगा। इसके अंदर में हेडिंग आएगा, ये हो गया हमारा साइड, दैट इज क्या है, ये है साइड, मैं लिख भी देता हूं, ये साइड है, 2 ही साइड तो होते हैं बैलेंस शीट में। इसके अंदर नंबर 1 से चालू होगा सर, क्या है सर, शेयर होल्डर फंड, पहला पॉइंट। अब इसके अंदर बड़े सारे पॉइंट आते हैं, शेयर होल्डर फंड की बात कर ली आपने, तो इसके अंदर क्या क्या आएगा सर, अब यहां पे ए बी और सी ऐसे चलना है। तो पहला आएगा शेयर कैपिटल, क्या आएगा सर, शेयर कैपिटल। फिर आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। और फिर आएगा आपका शेयर वारंट, शेयर वारंट। अब आ जाएंगे नंबर 2 पे सर, नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, जिसका कभी यूज ही नहीं होना सर, पेंडिंग, पेंडिंग अलॉटमेंट। कभी यूज नहीं होगा इसका। नंबर 3, मैं इस वाली बैलेंस शीट में उन्हीं बातों को इनकॉर्पोरेट करूंगा जिसमें हमारे सवाल के अंदर यूज होने वाला है। कुछ बातें जैसे कि ये मैंने लिख दिया, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, ये यूज ही नहीं होना कभी सवाल में, कभी नहीं होना यूज, फिर भी मैंने लिख दिया है। नंबर 3, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म, सॉरी मैंने लॉन्ग टर्म गलत शब्द इस्तेमाल कर लिया, नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। सर नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर भी सब हेडिंग आएंगी, जैसे ए पार्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बी पार्ट में आएगा हमारा अदर
लॉन्ग टर्म। हर किसी में क्या क्या आएगा स्पेसिफिक वाइज भी देखेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लिखे जा रहे हैं। इसके बाद अगले पॉइंट की हम बात करें, नंबर 4। तो नंबर 4 पे जो आएगा वो आएगा करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसके अंदर क्या आएगा, पहला पॉइंट, पहला आएगा हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। बच्चों की ना एक कंप्लेन रहती है इसमें चैप्टर में कि सर इतना सारा याद कैसे करेंगे। मैं नहीं कहता याद करने, जो सवाल कहता हूं आप देख देख के कर लीजिए उस सवाल को, 2 से 3 सवाल करेंगे, याद खुद ब खुद हो जाएगा, आपको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, पी पार्ट होता है हमारा ट्रेड पेबल। देखो मैंने भी तो याद नहीं किया, आपको पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया मेरे को। सी पार्ट होगा हमारा अदर करंट लाइबिलिटी। डी पार्ट हो जाएगा हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और हेयर यहां पे आ जाएगा फाइनली टोटल। यहां पे क्या आ जाएगा, फाइनली टोटल। सर बैलेंस शीट खत्म? नहीं नहीं, अभी तो बैलेंस शीट का सिर्फ एक ही पार्ट किया है हमने। अब यहां पे अमाउंट आएगा, नोट में क्या आएगा, नोट के अंदर शेयर कैपिटल मैंने लिख दिया, मान लेते हैं 500 करोड़। तो अगर मैंने 500 करोड़ अमाउंट लिखा तो यहां पे ना मन के अंदर बहुत सारे डाउट रह गए। सर मन में कैसे डाउट रह गए, पहली बात, सर 500 करोड़ में इक्विटी कितना है, सर प्रेफरेंस कितना है, सर फोरफीचर भी होगा क्या, कॉल्स इन एरियर भी होगा क्या, कॉल्स इन एडवांस भी होगा क्या। बड़े सारे क्वेश्चंस है मन के अंदर। इसका जवाब अगर आपको चाहिए तो मैं इसको डिटेलिंग में करूंगा नोट नंबर 1 में। सर रिजर्व एंड सरप्लस में भी खूब सारे पॉइंट आते हैं। क्या क्या आते हैं, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, डीआरआर है, सीआरआर है, बड़े सारे रिजर्व है। तो सर क्या क्या हो सकता है, उसको जानकारी के लिए हम बनाएंगे नोट नंबर 2। शेयर वारंट क्या होता है, हम एक एक करके समझते जाएंगे और करते भी जाएंगे। शेयर वारंट का कोई नोट नहीं होता, मैं भी पूरा समझाऊंगा इसको एक एक करके, ठीक है। जब मैं इनके नोटिंग को एक्सप्लेनिंग पे आऊंगा तब समझाऊंगा। इसके लिए भी कोई नोट नहीं है, इसके लिए नोट नंबर 3 होगा, इसके लिए नोट नंबर 4, इसकी डिटेल जाननी है, नोट नंबर 5, 6, 7, 8, यानी लाइबिलिटी के अंदर नोट नंबर 8 है। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको नोट 8 के 8 बनाने पड़ेंगे, हो सकते हैं आपको 2 ही नोट बनाने पड़े, पॉसिबिलिटी है ऐसा। यानी ये जो हम फॉर्मेट कर रहे हैं ना, ये फॉर्मेट मैक्सिमम है, मैक्सिमम, इससे बाहर एग्जामिनर नहीं पूछेगा, इतना मैक्सिमम लेके चलूंगा मैं। तो आप ये ना समझे कि सर इतना सारा कैसे करेंगे, मैक्सिमम करा रहे हैं भाई, ये सारा थोड़ी ना पूछ लेगा एग्जामिनर, इसमें से कुछ एक पॉइंट पूछा जाएगा आपसे बस, और कोई घबराने की बात है ही नहीं। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप दूसरे को सिखा दोगे ये तो। चलिए सर, यहां फिर से नोट, और यहां अमाउंट, और इधर पर्टिकुलर। हालांकि ये वाला पॉइंट आप नोटिंग करने बैठोगे ना जब घर पे, तो मैंने हालांकि इधर किया, लेकिन ये पॉइंट इसी के नीचे जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि यहीं करोगे, ये पॉइंट कहां जाएगा सर, नीचे जाएगा, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। मैं लास्ट में बता भी दूंगा इसका कैसे रहने वाला है। अब 2 पार्ट में था, दूसरा पार्ट आ गया सर, दूसरा पार्ट क्या आ गया सर, दूसरा पार्ट आ गया हमारा एसेट। एसेट्स के अंदर अब पॉइंट नंबर 1 देखो, पहले ये आया ना रोमन में, दूसरा पार्ट है, दूसरा है तो 2 आएगा रोमन में। इसके बाद फिर से हमारा स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4, नॉर्मल स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4। तो नंबर 1 क्या आएगा, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। सर नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आता है सर, नॉन करंट में लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी तो आएगा। बच्चे कह रहे हैं सर लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी लिख दो, चलो आप कह रहे हो लिख देते हैं, लेकिन मैंने कहा कि जिस चीज का यूज होगा मैं वही चीज यहां पे लिखूंगा। अगर आप कह रहे हो सर लॉन्ग टर्म प्रोविजन को दर्शा दिया जाए तो डेफिनेटली फिर मैं आपकी बात मान लेता हूं,
और लो मैं दिखा देता हूं लॉन्ग टर्म, ये लो सी पार्ट कर देते हैं। चलिए आपकी बात मान ली, सी लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सर इसके लिए भी नोट ही बना देते हैं, हटाओ कहानी, आपके लिए आपने बोल दिया जब, तो आपके लिए नोट बना ही देते हैं। पाँच, 6, 7, 8, 9, ठीक है, खुश। चलिए अब इसके अंदर एसेट्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बन जाता है। एसेट्स में कॉम्प्लिकेशन क्या बनता है, जो फिक्स एसेट्स है ना, मैं चीजों को समझाऊंगा अभी। बहुत बच्चे एसेट्स में, जो हमारा नॉन करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स, इसको ना कुछ ज्यादा पार्टों में तोड़ दिया गया है। इसके अंदर बेसिकली एक आता है फिक्स एसेट्स, और एक आता है हमारा फिक्स एसेट्स। और फिक्स एसेट्स को भी स्पेसिफिक किया गया है सर, हालांकि सभी तो फिक्स ही है नॉन करंट में, लेकिन एक फिक्स एसेट्स को कैटेगराइज कर लिया गया है। यहां पे दो बातों को मेंशन किया जाता है। एक किया जाता है टेंजिबल, और टेंजिबल अब लिखते नहीं, उसे हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डिस्कस करेंगे। और एक लिख दिया जाता है इनटेंजिबल, और उसके अलावा जो फिक्स एसेट्स है उसको अलग रखा गया है, अदर फिक्स एसेट्स को। यानी सर यहां पे आप ध्यान से देखो, तो ये वाला जो हेडिंग चल रहा है ना, मैं अगर आपको बताऊं तो ये होता है हमारा मेन हेड, और उसके बाद क्या होता है सब हेड। लेकिन यहां पे कहानी उल्टा है, ये तो मेन हेड है, लेकिन इसके बाद जो होता सब हेड। ठीक है सर, ये सब हेड है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ पॉइंट आ गए, तो यहां पे सब हेड भी बन जाता है। तो इसी चीज को मैं समझा रहा था। यानी फिक्स एसेट्स में सबसे पहले हमारा आएगा ए पॉइंट, ए पॉइंट आएगा हमारा फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स के अंदर भी काफी सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे क्या सर, फिक्स एसेट्स के अंदर आ जाएंगे आपके, रोमन में 1 ऐसे डाल देते हैं, 1 क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलूंगा पीपीई आगे से। नंबर 2, इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। इसके बाद नंबर 3, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट। सर ये वाला किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं। चौथा, इंटेंजिबल एसेट्स, अंडर डेवलपमेंट। और हालांकि आपकी किताब में पूरा फॉर्मेट गिवन है सर, पूरा फॉर्मेट, बिल्कुल हाँ, पूरा फॉर्मेट, सही सुन रहे हो आप। इसके बाद आ जाएंगे हम बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या होगा हमारा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसके बाद सी पार्ट क्या होगा, अदर, अदर, एक तो हमारा लोन एंड एडवांस भी होगा, अदर,
नॉन करंट एसेट, इसमें एसेट साइड में बड़ा स्पेसिफिक रहता है, बहुत कम चीजें रहती है एसेट साइड में। और एसेट साइड में देखा जाए इतने कम चीजें हैं जिसमें कि आपको बस लगेगा हाँ ठीक है भाई कर दें। और इसमें मैं देखोगे तो डेफर्ड टैक्स नहीं डाल रहा मैं, और कुछ चीजें मैं नहीं डाल रहा, इसको सी की जगह है, ये लास्ट करेंगे डी। बस मैं वही देख रहा था कि यहां पे ऊपर है या नीचे है। सी में लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। जी एसेट साइड खत्म, कौन सा एसेट्स खत्म हुआ हमारा, समझ में आई बात। इसमें से जो काम की चीज है वो भी बता ही दो सर आप, क्योंकि इतना सारा लिख तो दिया तो मैं काम की चीजों पे टिक लगा देता हूं। बाकी ये सब काम का नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट काम का आ जाता है और बाकी ये भी काम का नहीं आता, अदर करंट एसेट्स भी काम का नहीं आता। ये तीन ही बातें हैं जो आपको मेजरली क्वेश्चन में दिखाई देगा, बाकी पता सब कुछ होना चाहिए, मैं सबके बारे में बताऊंगा। तो ये नोट नंबर 9 के बाद ना इधर कंटिन्यू चलने वाला है सर। 9 के बाद इसको देंगे हम नंबर 10, इसको 11, इसके लिए कोई नोट नहीं है, इसके लिए 12, इसके लिए 13, इसके लिए दे देते हैं चलो 14, ठीक है। अगला पॉइंट आएगा हमारा करंट एसेट्स, ये सिंपल है। करंट एसेट मैं चाहता था आपको दिखा भी सकता था, ये सर क्या दिखाते, बना बनाया दिखा देता, लेकिन उसमें मजा नहीं आता ना। मैं हर बातें इतनी बातें कहां कर पाता, उसमें तो बोलता देखो ऐसे ये होता है ऐसे ये होता है, तो पहले से बुक में पता है आपको। टाइम लगेगा लेकिन ठीक है। ए पार्ट आ जाएगा हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बी पार्ट आ जाएगा इन्वेंट्रीज, सी पार्ट आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल, डी पार्ट आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और सर ई पार्ट आ जाता है हमारा अदर या शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, और डी पार्ट ई एफ पार्ट लास्ट अदर करंट एसेट। चलिए सर इसके लिए भी लिख दो नंबरिंग, बिल्कुल नंबरिंग आपको पता है कंटिन्यू जाएगा। 14 के बाद ये क्या होगा 15, के बाद 16, 17, 18, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी 20 नोट बनेंगे। आप इस चैप्टर को बड़े आसानी से कर पाओगे जब आप इनके नेचर को और समझोगे। जैसे मान लो किसी सवाल के अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को 12 नंबर दोगे, ऐसा नहीं कि जिसके आगे जो नोट पड़ गया वही रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसको समझते हैं कि सर आपको नोटिंग कैसे करना है, इसको आपको नोटिंग कैसे करना है अभी दिखाते हैं आपको। जी सर नोटिंग ऐसे ही करना है, बिल्कुल हाँ अभी बताते हैं। ये हमारा है, उस टाइम तो मैं लिख रहा था, ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना, आ जाओ भाई नीचे, मैं बताना चाहता हूं आपको नोट कैसे करना। बहुत बच्चे समझ गए लेकिन कुछ बच्चे नहीं समझ रहे होंगे, उनके लिए ये भैया ये ऐसे नोट करना, और यहाँ लाइनिंग नहीं आएगा, टू बी कंटिन्यू, ये नीचे जाता रहेगा एक ही लाइन में, जैसे 9 के बाद 10, 11, 12, 13। इस बात का ध्यान रखना, जो नोटिंग करना है नोटिंग इसी फॉर्मेट में करना, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने साइड साइड में किया, लेकिन नोटिंग उसी फॉर्मेट में करना।
बहुत सारे बच्चे जिनको पता नहीं होता वो परेशान होते हैं। नहीं, वो अब सारी चीजें बातें नहीं है अभी ये। बिल्कुल सबको नोटिंग करना है।